स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि वर्क क्या होता है। यानी आम लाइफ में तो हम ये कहते हैं कि अगर हम लिख रहे हैं कुछ काम तो ये हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में क्या ये वर्क होगा या नहीं होगा, चले हम इस बात को समझते हैं। हम एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर एक ब्लॉक को हम पुश करते हैं, उसको आगे की तरफ धकेलते हैं, फोर्स लगाते हैं और वो ब्लॉक जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो उसने एक वर्क किया। यानी वो वर्क किस तरह से मालूम होगा, हम इस जो फोर्स हमने इस पे अप्लाई की है उस फोर्स की मैग्नीट्यूड को उस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो वर्क डन आ जाएगा जो कि उस बॉडी ने किया होगा। जो कि फर्ज करें, अगर मैं कहता हूँ ये फोर्स जो मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ जो कि नेट फोर्स है, यानी एक खास डायरेक्शन में जो फोर्स असर कर रही है, जो कि इसमें एक मोशन क्रिएट कर रही है, अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ के हवाले से देखें, और फर्ज करें इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस बॉडी ने वो 1 मीटर का किया है, तो ये हमारे पास जो इस बॉडी में हम ये कहेंगे कि जो एनर्जी आई है, ये वर्क करने की सलाहियत आई है, वो कितनी आ गई है, कितने जॉउल्स आई है, वो अब हम इधर मेजर कर सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे जी, फोर्स की मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से, यानी डिस्टेंस से, तो 1 मीटर ये हमारे पास आ जाएगा कितना जी, 10 न्यूटन मीटर। यानी जिसे हम जॉउल्स भी कहते हैं। यानी जॉउल्स जो है बेसिकली वो एनर्जी का यूनिट है, जो कि वर्क भी एक हमारे पास एनर्जी, जो कि हमने यहाँ से देखा। यानी अब हम इस बात को यूं समझ सकते हैं कि हमारे पास जो 1 जॉउल एनर्जी है वो आखिर कितनी हो सकती है। यानी पहले हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि चले वर्क हमें पता चल गया, अब 1 जॉउल एनर्जी कितनी होनी चाहिए। यानी हम जब 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं 1 न्यूटन फोर्स इतनी मिकदार की फोर्स होती है कि अगर वो किसी ऐसी बॉडी पे अप्लाई हो जिसका मास 1 kg है, उसमें वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सलेशन प्रोड्यूस कर दे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है जी, 1 न्यूटन फोर्स। अब 1 न्यूटन फोर्स जारी बात है एक बॉडी पे हम अप्लाई कर रहे हैं और उसमें 1 मीटर का वो बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो हम कहेंगे कि ये जो अमाउंट है हमारे पास ये 1 जॉउल आ गई है। ठीक है, यानी इस तरह से हमें 1 जॉउल का अंदाजा हो जाता है। अब हम जब ये बात समझ जाते हैं तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो जो है वो किसकी मिकदार बढ़ सकती है, ये घट सकती है, कौन से अवामिल है जिनकी वजह से ये इसकी वैल्यू जो है वो इस पे यानी इसके ऊपर इसकी वैल्यू को वो चेंज करते हैं। जैसे चले मैं यूं बात करता हूँ कि ये ब्लॉक जिसके ऊपर फोर्स हम फर्ज करते हैं 10 न्यूटन ही जो है वो अप्लाई होती, लेकिन अब इसका मैथ हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फिर हमने देखा था कि अगर ये मैथ ज्यादा होगा तो एक्सट्रेशन भी कम होती है। ठीक है, इसका मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा बॉडी में वो पहले की निस्बत अब कुछ कम होगा, जो कि मैं कहता हूँ 1/2 मीटर होगा। ठीक है, बॉडी अब 1/2 मीटर का फासला तय करेगी, जो कि यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको रेस कर देता हूँ जी, ये डिस्टेंस चूंकि पहले से ड्रॉ किया हुआ हमने, ये बॉडी इधर तक आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, और ये जो है डिस्टेंस हमारे पास ये हो जाएगा 0.5 मीटर्स का। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि क्या इसमें वर्क डन जो हुआ है या एनर्जी जो इस बॉडी में आई है वो पहले की निस्बत उतनी ही रही है या कम हुई है। यानी वर्क डन से हमें वो बात पता चलेगी। तो फोर्स तो 10 न्यूटन ही अप्लाई हो रही थी, लेकिन इस दफा जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो 0.5 मीटर्स का किया, यानी इस दफा जो है वो 5 न्यूटन मीटर का वर्क डन हुआ, या मैं यूं कह सकता हूं कि बॉडी में 5 जॉउल्स एनर्जी आई। इसका मतलब ये हुआ कि मैस अगर बॉडी का बढ़ जाएगा, इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, तो फिर इसका मतलब है कि उस बॉडी में जो फोर्स एक पहले एनर्जी पहले वो उसके अंदर ट्रांसफर कर रही थी वो उसकी जो मिकदार है वो कम हो जाएगी। ठीक है, या फिर अगर चले हम यूं बात करते हैं कि अगर मैं फोर्स बढ़ा देता हूं, पहले मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाया था, मैं 14 न्यूटन फोर्स लगाता हूं, और ऑब्जेक्ट का मैस जो है वो अब उतना ही है जितना कि अभी हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, जैसे ड्रॉ हुआ है, तो जाहिर बात है कि अब बॉडी जो है वो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। यानी न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एक बॉडी में जिस वक्त हम उसका मैस जो है वो कम कर देते हैं, या चले मैस को कांस्टेंट कर लेते हैं और फोर्स बढ़ा देते हैं, तो एक्सलेशन भी बढ़ जाती है। यानी जाहिर बात है कि बॉडी में एक्सलेशन अब ज्यादा है, तो फिर वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, ये यहाँ तक आ गई है। ठीक है, और जो कि मैं कहता हूँ कि इस डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है, जो कि अंदाजन हम कर लेते हैं जी 4 मीटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो अब वर्क डन आएगा, यानी अब बॉडी में जो एनर्जी सेव हुई है वो कितनी हुई है, या कितनी एनर्जी उसके अंदर आई है बॉडी में, वो आई है 40 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर, जो कि 160 बन जाता है न्यूटन मीटर। ये ऐसे हम 160 जॉउल्स
जे से जाहिर कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। जो कि एक यहाँ से हमने देखा कि जो हमारे पास बेसिकली वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि अब हम अगर यूनिट्स पे जाएं तो इसके यूनिट न्यूटन मीटर भी है और जॉल्स भी हैं। लेकिन जब हम न्यूटन मीटर को समझते हैं तो हमें ये फील होता है कि शायद ये एक वेक्टर क्वांटिटी, चूंकि हमने टॉर्क में पढ़ा था कि टॉर्क के यूनिट भी न्यूटन मीटर होते हैं। यानी इस तरह से हम बात करते हैं कि टॉर्क क्या होता है। चलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा उसका एक आइडिया दे देता हूँ जी, कि अगर हम एक पिवट ले लेते हैं, एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं यानी इसी रॉड का जिसके अराउंड इसके बाकी पार्टिकल्स जो है वो रोटेट कर सकें, ठीक है। यानी जैसे एक दरवाजे को हम धक्का देते हैं तो वो आगे मूव कर सकता है अपने उस पिवट के गिर्द, ठीक है। तो अब ऐसा है कि अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगाता हूँ, जो कि फर्ज करें हम 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, और इस पी पिवट पॉइंट से इस ए जिस पॉइंट ऑफ एक्शन जिसे मैं कहूँगा जहाँ पर ये फोर्स लगा रहे हैं, ये इस फोर्स के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है जो कि मैं डी से जिससे जाहिर कर रहा हूँ, अगर फर्ज करें ये हमारे पास जो है वो अगर 4 मीटर हो, ठीक है, तो इसमें जो टॉर्क रोटेशन प्रोड्यूस करने की मैं कहूँगा जो मैग्नीट्यूड होगी, सलाहियत होगी, यानी इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट में कितनी टॉर्क प्रोड्यूस करा सकती है वो हम मालूम कर सकते हैं, जो कि 5 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर होगी, जो आप देख सकते हैं 20 न्यूटन मीटर है। लेकिन अब इस समय ये नहीं कह सकता कि ये 20 न्यूटन मीटर जो है वो इसमें इतना वर्क डन करने की एनर्जी है, ठीक है। यानी जो एनर्जी होगी वो बेसिकली वो हम अगर वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ जाए, फर्ज करें कैलकुलेट करनी पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे फोर्स आखिर हमारी किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है और क्या आया कि बॉडी ने उस डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस भी कवर किया या नहीं, ठीक है। यानी उसमें एक ट्रांसलेटरी मोशन होना चाहिए और फिर हमें पता चलता है कि वर्क डन हुआ है। या एक खास पॉइंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उस खास पॉइंट में जो है वो मोशन को हम देखते हैं कि उसकी न्यू पोजीशन क्या है। तो ये बात हमें अब इस तरह से जब इसका पता चलता है तो फिर हम ये एक जहन में क्वेश्चन आता है कि अगर एक पर्सन जो कि इस तरह से अपने सर के ऊपर उसने कुछ ऑब्जेक्ट्स उठाए हुए, जैसे गांव देहातों में आपने देखा होगा पानी भर के लाते हैं, इस तरह से घड़े भरे में पानी, ये अब आप देख सकते हैं इसका अपना एक वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। और इस एक या दो घड़े चले हम बना देते हैं। आप इधर अगर आप देखें तो एक वर्क जो है वो यानी ये पर्सन कर रहे हैं, लेकिन वो वर्क जो है उसकी मिकदार यहाँ पर हम अगर देखने देखें तो वो 0 जॉउल बन रही है। यानी हम यूँ बात करते हैं कि हमें बज़ाहिर लगता है कि ये पर्सन जो है ये वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब हम फिजिक्स की डेफिनेशन की रूह से देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये वर्क नहीं कर रहे। यानी चूंकि जो इस ऑब्जेक्ट का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, जबकि ये पर्सन जो है उतने ही मिकदार में इसको वेट की बराबर की फोर्स की मिकदार में इसको ऊपर की तरफ उठाए हुए हैं, जो कि रिएक्शन फोर्स है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, जबकि ये खुद ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं। जो इनका डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर है अप्लाइड फोर्स के। इसका मतलब कि जो फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही, इसलिए वर्क डन जो होगा वो हमारा 0 जॉउल्स हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यूं कहूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि घड़े पानी के रखे हुए इन्होंने ये भी वर्क कर रहे हैं, ये वर्क किस तरह से कर रहे हैं, यानी ये कितना वर्क कर रहे हैं, ये अगर हम देखना चाहें तो ये इस तरह से हो सकता है कि ये फोर्स जो ऑब्जेक्ट इस पे लगा रहे हैं इस पर्सन पर वो कितना लगा रहे हैं जी, वो W इसका अपना वेट जो है वो इस पे फोर्स लगा रहे हैं। और अगर ये पर्सन फर्ज करें नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, उस वेट को यानी उस बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी नॉर्मल हाइट से नीचे हो जाते हैं कुछ कुछ फासला, यानी फर्ज करें 0.5 मीटर वो झुक जाते हैं नीचे, तो इसका मतलब इस वेट ने वो एक खास वर्क किया है और चूंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए वर्क डन होगा। लेकिन अगर फर्ज करें पर्सन इसी तरह स्टैंडिंग पोजीशन पर है और वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जबकि खुद ही आगे की तरफ मूव करें, तो फिर जो ये अब ये जो घड़े हैं ये भी कोई वर्क इस बंदे पे नहीं कर रहे, ठीक है। यानी इस बात को मैं यूं इस एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि एक एथलीट जो है, एक एथलीट जिस वक्त एक वेट लिफ्टिंग करता है, ठीक है, वो अपने सर के ऊपर इस तरह से बाजुओं से इस तरह से जो है वो डम बेल जो होता है वो जिसमें एक रॉड और उसकी दोनों तरफ जो है वो कुछ वजन जो होता है वो अटैच होता है, अगर इसको उठा कर खड़े हैं वो, ठीक है, तो और उनके मुताबिक क्या ये यानी वो समझ रहे होंगे शायद मैं कोई वर्क कर रहा हूँ, लेकिन ये वर्क नहीं है। यानी फिजिक्स के वजह से ये कोई वर्क डन नहीं है, चूंकि बॉडी पे आप मुसलसल फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये इस एक्सरसाइज के तौर पर इसको ऊपर लाएं और फिर इसको अपने हाथ को इसी तरह से यानी यहाँ तक इसकी पोजीशन चेंज करें, ठीक है, इस तरह से ये इस पोजीशन पे ले आए फिर से, ठीक है, फिर इसका ऊपर लेके जाएं, तो अब इस तरह से अगर हम देखें तो
जब ये ऊपर से नीचे लाए तो उन्होंने चूंकि नीचे की तरफ फोर्स भी लगाई और बॉडी ने कोई डिस्टेंस भी, डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया, तो फिर मैं कहूँगा कि ये वर्क कर रहे हैं। और इनका वर्क जो होगा वो अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस होगा, यानी ऊपर और नीचे की डायरेक्शन। लेकिन हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए तो ये जीरो वर्क जो है वो डन करे, जीरो जॉल्स में वर्क डन करे। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्क डन जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे उसमें जो है वो फैक्टर्स जो है उसमें असरअंदाज करते हैं।